मुझे आर्थिक तौर पर समझाइए, सारे अर्थशास्त्री, सारे विद्वान, कोई ये कहने का हिम्मत नहीं जुटाता है कि भाई ये सांसदों की, विधायकों की बंद कर दो पेंशन। क्या ये तो देश सेवा के लिए निकले, जनसेवा के लिए निकले, क्या नींबू पानी पी के? इनको क्या जरूरत इतनी लंबी लंबी पेंशन की? ये कोई नहीं कहता, ठीक? कोई ये नहीं कहता कि भाई जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदमी अंधेरे में भटक रहा है एनपीएस के, तो जज साहब को भी भटकने दो। नहीं, सारे अर्थशास्त्री, विद्वान ऐसे ही लेख लैपटॉप पर छापते हैं, बोले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दी तो हाहाकार मच जाएगा टाइप का। नहीं, ये बात तो सच है, लेकिन इसका एक पहला बात तो यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी विधायक तक किसी को भी पूरे जीवन तक पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने यह मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले नेता के पास अंत में कमाने के लिए कुछ होता नहीं, तो उसकी कमाई के साधन बंद हो जाते हैं। ये अलग बात है कि 10,000 में ऐसे 2 केस मिलते होंगे, पर ये लॉजिक की वजह से पेंशन जारी की गई। लेकिन फर्क वॉल्यूम का है। विधायकों और सांसदों को पेंशन मिलेगी तो कितने लोग होंगे? सब मिला के 15,000 लोग, 10,000 लोग। इसी रात वो जिंदा नहीं होंगे सांसद विधायक जो एक्स हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी और उनके बाद उनके स्पाउस, इन सबका जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। सरकारी कर्मचारी ने पूरे जिंदगी काम किया, उसको हर साल फिक्स टाइम पे इंक्रीमेंट मिलता है, उसको पीएफ मिला, उसको ग्रेच्युटी मिली, उसको ईएसआई का बेनिफिट मिला। अब उनकी एक पेंशन भी एक डेफिनेट होनी चाहिए। कंपनी की जो बैलेंस शीट जैसे बनती है, देश की भी एक बैलेंस शीट बन रही है ना, हम अनलिमिटेड में नहीं ले जा सकते। अरे प्राइवेट वाले कर्मचारी ने क्या खाया, गुनाह किया है? मुझे बताइए, हमने क्या गुनाह किया है? हमें 30,000 मिलते हैं तो हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, हम मिट्टी में मिल गए। क्या हमने 30 साल मेहनत नहीं करी होगी? जब हम रिटायर होंगे तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? हम क्या आसमान से कूदे हैं? या हम चूंकि हमें रिजर्वेशन से नौकरी नहीं मिली तो हमें नौकरी नहीं मिली तो हमें पेंशन भी नहीं मिलेगी। हमारा भी तो कुछ सोचिए ना। आज भाजपा की मजबूरी हो गई। ठीक, मनीष जी रुकना होगा। मैं कहूंगा मनीष गुप्ता से, रुक जाओ भाई, रुको। मैं मनीष गुप्ता से कहूंगा एक आंदोलन आप भी चलाओ। क्या प्राइवेट को आरक्षण दो, मोदी जी आरक्षण दो, आरक्षण दो, लगाओ, क्या दिक्कत है? मोदी जी पेंशन दो, एक बवाल आप भी शुरू कर दो। अरे हिम्मत तो करो, संघर्ष तो करो सड़क पर आकर, कि टीवी पर बैठे बैठे लड्डू खाओगे? करो संघर्ष, 10-20 साल लगाओ, 1,00,000, 2,00,000, 50 लाख आदमी इकट्ठा करो। और सरकार से तो सरकारी आदमी ही की मांग होगी ना। देश में तो 150 करोड़ आदमी है। हर आदमी तो जाके डीएम को नहीं पकड़ लेगा कि भाई डीएम साहब हमारे पास एक स्कूटर तक नहीं है और तुम यहां डीएम बने बैठे हो, मैंने क्या गुनाह किया है, लाओ एक स्कूटर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोले रामलाल के पास कार है, मेरे पास स्कूटर भी नहीं है, बुलाओ डीएम को। ऐसा नहीं हो सकता मित्र। जो आप कह रहे हो ये तर्क बड़ा वेग है, इसमें दम नहीं। क्या दुनिया में कहीं इसमें दम नहीं। ठीक, रुक जाओ आगे दोबारा। अब इसलिए मैंने कहा आंदोलन शुरू करिए, फिर देखते हैं आगे जाके इसमें क्या स्थिति बनती है। लेकिन अभी शुरू करो। लेकिन फिर ये ऐसी एनआरकी पैदा कर देगा कि सो के कोई भी आदमी उठा, बोलो भाई किधर है एडीएम फाइनेंस, बोलो बुलाओ उसको। है, बोलो भाई हमारे पास गाड़ी कब आएगी? मैं देश का नागरिक नहीं हूं, मैंने वोट नहीं दिया। जो जिस संस्था में ऐसा नहीं चलता ना। सरकार जिम्मेदारी जिसकी लेती है, नौकरी में रखती है, उसकी जिम्मेदारी लेती है ना भाई साहब। कल को मान लीजिए कि केपी त्रिपाठी खड़े हो जाएं और कहेंगे भाई साहब हम 20 साल राजनीति में दिए, मैंने कोई गुनाह किया, ये ठीक है, हमें टिकट नहीं दी पार्टी ने, हम सांसद नहीं बने, तो हमें आधी पेंशन लाओ, पूरी नशे कुछ तो लाओ। अरे भाई इमरती नशे जलेबी खिलाओ। ये आंदोलन अलग कर देंगे, तब क्या करोगे? और हमारे भाई कपिल जी भी आंदोलन करेंगे, ये कहेंगे अग्निहोत्री जी से आप गवाही ले लो, हम कितने साल से सक्रिय राजनीति में, सीजीएचएस का कार्ड बनाओ हमारा, ताकि हम समय समय पर विटामिन लेते रहे। तब क्या करेंगे? ये एनआरकी हो जाएगी मित्र। इसलिए एक व्यवस्थित चीज व्यवस्थित होती है, अव्यवस्थित मत करिए उसको। केपी त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी का आकलन और आपकी अपनी सिक्स सेंस क्या कहती है? क्या पुरानी पेंशन का मुद्दा 2024 के चुनाव से पहले ऊंट खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाएगा, चाहे दाएं बैठे चाहे बाएं बैठे? क्या कहते हैं? नहीं अमिताभ जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो अभी तक अनुभव है, ये सिर्फ जुमले और झूठ की पार्टी है, उसी तरह से ये काम करती है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। आज 9.5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, अभी भी आपको और समय चाहिए है।
ये मुद्दा तो कोई आज नया नहीं आया जी। है, लेकिन अभी मनोज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कि नहीं हम बहुत सकारात्मक हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, और अभी देखिए हमने महिला बिल आपने नहीं, पूरे विपक्ष ने आपसे पास करवाया और कहा कि इसे अभी लागू कर दो, लेकिन आप तो चाहते ही नहीं हो ना, इसलिए उसे भी लटका के छोड़ दिया। तो जब तक कर्मचारी नहीं खुश होगा, जब तक अधिकारी नहीं खुश होगा, अपने घर को कायदे से नहीं चला पाएगा, अपनी बढ़ोतरी के प्रति सोचता रहेगा, तो जनता के कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आप तो उन्हीं के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं? आपको इसी वजह से पैरामिलिट्रीज रखनी पड़ती है, और वो काम वही करते हैं, शहादत उसी तरीके से देते हैं, लेकिन आप उनके पेंशन को हटा लेते हैं, उनके भत्तों को हटा देते हैं, तमाम अन्य सुविधाओं को हटा देते हैं, बराबर की शहादत देते हैं। ये बड़ी बात है। और तीसरी बात आपको कह दूं कि जो इन्होंने जजेस को दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं आदेश, अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उसको लागू किया गया है। हमारे यहाँ मुंसफ मजिस्ट्रेट या जो कोई भी है, वो सब न्यायिक अधिकारी अब पाएंगे, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, योगी जी ने अपने मन से नहीं किया। मुंसिफ को पुरानी पेंशन मिले ये तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या सरकारी स्कूल के मास्टर को पेंशन पुरानी नहीं मिले? क्यों? उसके भाग्य का फैसला क्यों नहीं हो रहा? सीआईएसएफ के जवान को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, बोले क्यों? बोले तो मुंसिफ हो गया। ये भेदभाव नहीं चलना चाहिए, नहीं, ये भेदभाव ठीक नहीं। मैं सम्मान करता हूं न्यायपालिका का, लेकिन मैं भेदभाव के पक्ष में नहीं हो सकता। मैं दो तरह के नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता भारत में, वो किसी पद पर बैठे हो। ननकू, रज्जाक और भारत के मुख्य न्यायाधीश सब भारत के नागरिक हैं, एक ही दर्जा है। न अपना एक रखेंगे ना कि दो रखेंगे। वहां देश खतरे में नहीं है। अभी मनीष बाबू कह रहे थे कि विधायक सांसद कम है, कम नहीं है। अब वो बात कहना नहीं चाहिए कि विधायक सांसद भी हमारे अपने ही हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, स्वास्थ्य अच्छा है, और गोलियां वगैरह विटामिन इतना आ रहा है कि लॉन्जिविटी बहुत है ईश्वर की कृपा से। 90-90, 100-100 साल। शफीकुर रहमान बर्क कपीस जी की पार्टी के हैं, अल्लाह उनको 200 साल उम्र दे, हैं 93 साल के हैं अभी, आवाज ऐसी बुलंद है जिस क्या इसलिए ऐसी गोल गोल बातें नहीं करो। अच्छा है, लेकिन मुंसिफ को मिलेगा, और जो अदालत में मुंसिफ की सुरक्षा के लिए प्रहरी खड़ा है, क्या उसको नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन? बोले क्यों? बोले वो जज है, तुम जज हो, सिपाही होकर पुरानी पेंशन मांगोगे? ये नहीं चलेगा भाई साहब, ना। न्यायपालिका के हाथ में ताकत है तो उन्होंने अपना पहले कर लिया। बोले भाई हमारा कर दो, बाद में देखेंगे। क्या बोला? खाना बन गया, बोले पहले हमें खिला दो, बच्चे तुम लोग खा लेना, नहीं भूखे रहना, पहले हमें दो। ये नहीं चल सकता लोकतंत्र में, और चलना भी नहीं चाहिए। मैं इसकी समर्थन नहीं कर सकता। विजय बंधु जी, एनपीएस में कुछ बड़े मैंने ऐसे उदाहरण देखे, आप लोगों ने मुझे बताए कि किसी को 600 रुपए का पेंशन बनी, किसी की 500 रुपए की पेंशन बनी। जी सर, अभी क्या गणित, क्या है, क्या फंडा है? बड़े विद्वान लोग थे एनपीएस में, तो ये क्या, कौन सा अर्थशास्त्र ले आए? देखिए सर, जो एनपीएस बनाई गई व्यवस्था वो टोटली पूंजीपतियों के हाथ में दी गई है। हमारा पैसा, सरकारी कर्मचारी का पैसा और सरकार का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जा, शेयर मार्केट में जा रहा। अब शेयर मार्केट में सर आप जानते हैं 2% 3% हिंदुस्तान के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन 98% लोग बाहर होते हैं। अब उसमें व्यवस्था किया कि 60% हम आपको हार्ड कैश वापस कर देंगे, फिर 40% का। मजे की बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 40% जो पैसा हमारा होगा वो गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वो पीएफआरडीए बिल में ट्रस्ट कर रखा गया। हम जाकर के 40% पैसा किसी बीमा कंपनी को देंगे, वो बीमा कंपनी हमारी पेंशन तय करेगी। वहाँ ट्रस्ट शब्द है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है एनपीएस में। और जो पेंशन मिलती है एनपीएस के तहत, वो पेंशन नहीं सर, जो 40% पैसा हमारा रखा उसका ब्याज है। अब ब्याज 800 हो सकता है, ब्याज 1200 रुपये सकता है। अभी परसों नर्सों का मीडिया की खबर है, बरेली का उदाहरण आया है, 2400 कुछ रुपए एक व्यक्ति को रिटायर होने के बाद मिला, और उनका लगभग 54,000 लास्ट में वेतन था, और 2400 रुपए मिला। अब उन्होंने बयान दिया, जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई 24 रुपए, उन्होंने कहा कि सब्जी तो हो सकता है महीने भर की हो जाए, लेकिन राशन घर का नहीं आ पाएगा। ये दर्द है। 1662 रुपए, उसी दूसरे उदाहरण में आया, बरेली का ही था, 1662 रुपए का। अब 1662 रुपए में सिलेंडर लाएगा कि बिजली का बिल देगा कि अपने घर के लिए राशन लाएगा? 1662 रुपए सामाजिक सुरक्षा तो नहीं हो सकती फिलहाल, ये बात मतलब बहुत क्लियर है।
और इसीलिए सर मैं आपसे बता रहा हूं कि एनपीएस के प्रति पूरे देश में गुस्सा है और वो हकीकत पहले बताई जाती थी करोड़ों मिलेगा, आज सामने उदाहरण आ रहा है। और इसी वजह से अभी मैं सिक्किम की बात करूं सर, जहां आपने चर्चा किया, सिक्किम में मुख्यमंत्री ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया और उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। आज 1 अक्टूबर की रैली में वहां जो प्रेमा भूटिया हमारी प्रदेश अध्यक्ष, आज वो अपनी टीम के साथ महिलाओं के साथ दिल्ली आई हैं, क्योंकि उनको इस बात का दर्द है कि अगर हम एनपीएस में रह गए तो हमारा जो बुढ़ापा होगा वो असुरक्षित होगा। एक लास्ट बात जरूर मैं कहूंगा सर, जैसे अर्धसैनिक बलों की आप बात की सर, कई लोगों हमसे पास फोन करते रहते हैं कि सर एनपीएस में है, मुझे रात में सोच सोच के तकलीफ होती है कि मैं जब गांव जाऊंगा और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उनको मैं फीस भरना होगा और 1800 रुपये मुझे मिलेगा, मैं किस घमंड से कहूंगा कि मैंने देश की सेवा की, अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ, किस घमंड से मैं अपने माँ बाप से कहूंगा कि आपके चश्मे का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं और हम देश के सैनिक रहे हैं। ये बहुत पीड़ा है और हम समझते हैं कि सभी से, पार्टी का कोई सवाल नहीं कि इस पार्टी उस पार्टी, सर इस पर मिलकर के एक बड़ा फैसला सामाजिक हित में करें और ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है विजय बंधु। मनीष कुमार गुप्ता जी, आपके संज्ञान के लिए कुछ बातें मैं सामने रखना जरूर चाहता हूं आपसे, मतलब आप जैसी विचारधारा के जो लोग हैं देश में, उनके सामने चीजें आनी चाहिए, है ना, तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए। पीछे नहीं जाऊंगा, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, उधर नहीं जाऊंगा, क्या नई बात सुनो जो भूले नहीं होंगे कोई। 19, 20, 21 ये कोरोना वाला जो 3 साल थे, क्या 20, 21, 22 जो भी थे, ठीक, इसमें पहली और दूसरी लहर में, सुन लो मनीष बाबू थोड़ा चेहरा ऊपर करके, ठीक, इनमें जो हाहाकार मचा देश में, प्राइवेट सेक्टर, फुल प्राइवेट सेक्टर, हाफ प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर, आर्थिक विशेषज्ञ जितने थे, अभिनेता, नेता और जो जितने भी सोच सकते हो आप, क्या सब घर में दुबक गए। क्या बोले, खिड़की न खोलना, खिड़की भी मत खोलना, क्या सब्जी भी खूंटी टांग जाओ, हम 2 दिन बाद उठाएंगे, कीड़े उसके कोरोना के वायरस मर जाएं। क्या आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नौकरी पर था, क्या मैं नौकरी पर था दोनों लहर में, क्या, और 300-400 लोगों की टीम के बीच में खड़ा होता था। मैं जब घर से आता था, सुनी सुनाई बात नहीं, ये बात मुझे भावुक करती इसलिए कह रहा हूं, 4-6 जगह मुझे पुलिस की पिकेट खड़ी दिखती थी। क्या उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए डर तो होता था, क्योंकि पेड़ से पत्ते की तरह आदमी टपक रहा था, मर रहा था, क्या, लेकिन वो थे पुलिस के सिपाही जवान, सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के थे। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में ताला लग गया, डॉक्टरों ने ताला लगा दिया, टेलीफोन ही बंद कर दिया, बोले थोड़ा सिम निकाल लो, बवाली खत्म। क्या प्राइवेट अस्पतालों की ये स्थिति है, और सरकारी में जो कोरोना के पीड़ित जा रहे थे, डॉक्टर ये जान रहे थे कि हम बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, फिर भी इलाज कर रहे थे। कोई तुलना कर देंगे आप? बोले जी हमको जलेबी दो पहले, क्या तर्क है? कहां थे बाकी लोग? हम भी जिसको रेफर कर रहे थे, कलेक्टर को ही बोल रहे थे कि मैं इनको भर्ती करा दो। सरकारी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, प्राइवेट तो बंद था सब। उनकी जान नहीं थी। सैकड़ों डॉक्टर कुर्बान हो गए, हजारों सफाई कर्मी कुर्बान हो गए, हजारों ये हेल्थ वर्कर बलिदान हो गए देश के बलिवेदी पर। उनका बलिदान मेरे लिए युद्ध क्षेत्र में सैनिक के बलिदान से कम नहीं है। अपने दिल पे यहां पे हाथ रख के देखो, रूह कांप रही थी बड़े बड़े नेता की, अभिनेता की, बाहुबलियों की। क्या जो 10-10, 20-20 मर्डर किए, मूंछ पे हाथ रख के घूमते थे, गाड़ी लिए, वो कबूतर बने घर में छुपे बैठे थे। क्या मारे डर के, पता है ना? मंदिर बंद था, मस्जिद बंद थी, गुरुद्वारा बंद था, चर्च बंद था, बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद था, जामा मस्जिद के दरवाजे बंद थे, स्वर्ण मंदिर का कपाट बंद था, कहीं कुछ नहीं था, सड़क पर कुत्ता तक जिंदा नहीं था। पता है मित्र कौन था जो देश चला रहा था? मेरे घर में एक सरकारी कर्मचारी थे, उनकी ड्यूटी लगी थी दिल्ली में राशन बांटने की, स्कूल में। क्या हर दिन गए हैं लहर में राशन बांटने, और जो राशन लेने आ रहा था उसका कोई टेस्ट की रिपोर्ट लेके तो आ नहीं रहा था। क्या मृत्यु से सीधा साक्षात्कार किसने किया? मनीष बाबू किसने किया? जब जलेबी बटी तो आपने हाथ सबसे पहले कर दिया, बोले हमको लाओ पहले। है आप गए थे बांटने?
बजाज कैपिटल वाले गए थे, प्राइवेट और जो भी चाहे जितने नाम जोड़ लो, भाई साहब जिन्होंने इस देश से करोड़ों अरबों कमाए वो दुकान बंद करके चले गए। क्या हमने कहा डॉक्टर साहब कम से कम दूर से देख लो, शीशा के पीछे बैठ के, बोले ना ना भाई साहब ना, कि क्या संघर्ष करेंगे फिर कर्मचारी ओल्ड पेंशन के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में 3 राज्यों के चुनाव बहुमत के साथ जीते हैं, तो क्या कर्मचारियों में एक निराशा जाग उठी है या फिर कर्मचारी हार चुके हैं? परंतु सेमीफाइनल जरूर कर्मचारियों ने हारा है, फाइनल तो अभी बाकी है। क्या 2024 में सरकार को कर्मचारी ये बता पाएंगे कि हम ओल्ड पेंशन लेकर रहेंगे, ओल्ड पेंशन बहाल करो और एनपीएस खत्म करो? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ 2 बार सरकार बना चुकी है, जो आप अच्छी तरह से देख चुके हो। और वो तीसरी बार हारना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि तीसरी बार की सरकार भी हमारी ही बने केंद्र में, परंतु सरकार ये भी नहीं चाहती कि कर्मचारियों को नाराजगी की जाए। परंतु कर्मचारी भी निराश हो चुके थे, परंतु फिर भी संगठन कर्मचारियों में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो हमारी शक्ति है, ओल्ड पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, हमारा सुरक्षा कवच है, उसको हम लेकर रहेंगे। तो सरकार की भी नींद हराम है और ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें कर्मचारी का आकलन कितना होगा, क्योंकि 2023 के जो सेमीफाइनल के चुनाव हुए थे राज्यों के, जिसमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कर्मचारियों के 45% वोट पड़े हैं ओल्ड पेंशन के लिए। 55% कर्मचारियों ने एनपीएस को वोट किया है या किसी और कारण से वोट किया है, ये तो आकलन जब भी पता चलेगा जब कर्मचारियों की अंदर आत्मा को ढूंढेंगे या अंतर आत्मीय आकलन करेंगे। तो दोस्तों ये मौका 2024 का है, अगर ये मौका आप चूक जाते हो तो हो सकता है कि आप कभी भी आपके मुंह से यह नहीं निकले कि हम ओल्ड पेंशन के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ कर्मचारियों के साथ में वो सभी परिवार भी साथ में है जो कर्मचारी का परिवार है। अगर कर्मचारी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अभी जो वर्तमान में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब के लिए कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंटों को समझाने में असमर्थ क्यों हुए कर्मचारी? तो दोस्तों यही कहने का मतलब है कि ओल्ड पेंशन के लिए विजय कुमार बंधु जी ने वो कर दिखाया जो यहां तक पहुंच चुका है। और पूरे ये कहूं कि पूरे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो ओल्ड पेंशन का है। विजय कुमार बंधु ही नहीं, राज्यों के कर्मचारी नहीं, केंद्र के संगठन भी, जो कर्मचारियों के संगठन है, वो भी ये चाह रहे कि हम ओल्ड पेंशन लेकर आएंगे। अभी हाल फिलहाल में बता दूं कि रेलवे में हुए मतदान में लगभग 99% कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन के लिए वोट दिए हैं, एनपीएस के खिलाफ वोट दिए हैं। तो रेलवे के कर्मचारियों ने, रेलवे के संगठन ने 8, 9, 10, 11 जनवरी 2024 को भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। जैसे जंतर मंतर, डीआरएम ऑफिस, वर्कशॉप या अन्य यूनिटों के मुख्यालयों पर भूख हड़ताल का निर्णय लिया है, वो केवल ओल्ड पेंशन के लिए। तो क्या आप कर्मचारी अगर मजदूर को समझाते हो, किसान को समझाते हो, स्टूडेंट को समझाते हो, तो आपके पक्ष में जरूर एक विश्वास उभरेगा। तो ये 2024 का निर्णय वाला चुनाव है कि आपको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 2024 कभी आने वाला नहीं है और ना कभी आप मांग करने वाले हो। अगर इस बार ओल्ड पेंशन चालू हो गई तो हो गई, परंतु सरकार की नीतियां ये कह रही है कि हम एनपीएस में संशोधन करेंगे, परंतु अभी एनपीएस में कोई संशोधन नहीं हुआ। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे भारतीय सरकार के राजनेता हो या किसी पार्टी के एक नेता हो, तो ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों को अगर ओल्ड पेंशन दी जाती है तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। अगर ओल्ड पेंशन कर्मचारी को देने से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो कोई भी कर्मचारी ये नहीं चाहेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो। तो फिर नेताओं की, जो सांसद है, विधायक है या अन्य को ओल्ड पेंशन मिलती है, उनकी भी ओल्ड पेंशन समाप्त करके एनपीएस दी जाए तो और भी भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। परंतु भारत देश में है एक ही नियम के लिए 2 कानून अलग अलग क्यों है? ओल्ड पेंशन के लिए 2 अलग अलग कानून क्यों है कि कर्मचारियों को एनपीएस दी जा रही है और राजनेताओं को ओल्ड पेंशन दिया जा रहा है? अगर राजनेताओं की ओल्ड पेंशन भी हटा दिया जाए तो भारत देश और अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत होगा। तो यही आपको सोचना है कि अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन नहीं दी जा रही है तो राजनेताओं को क्यों? क्या वो राजनेता 5 साल की रिटायर्ड के बाद में क्या उन लोगों को क्या बुढ़ापे के लिए नहीं मिलेगा सहारा?
उन लोगों के पास इतने पहले सैलरी होती है कि वो काफी बुढ़ापे के लिए अपना रख सकते हैं। पर कर्मचारी क्या करे, पूरी जिंदगी पूरी जवानी कर्मचारियों ने देश की प्रगति देश के विकास के लिए लगा दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप स्वयं कर्मचारी कितने स्टूडेंटों को समझा पा रहे हो, कितने किसान को समझा पा रहे हो और कितने मजदूरों को समझा पा रहे हो कि ओल्ड पेंशन का महत्व क्या है और एनपीएस का महत्व क्या है, एनपीएस और ओल्ड पेंशन में दोनों में अंतर क्या है। अगर स्टूडेंट पढ़कर सरकारी जॉब लगता है तो उसको भी यह बताया जाए कि एनपीएस और ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है और आप किस सरकार को वोट करोगे, या फिर ओल्ड पेंशन के खिलाफ करोगे या एनपीएस के खिलाफ करोगे। दोस्तों अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, जब तक जय हिंद जय भारत।